हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन रह गया था, कुछ रह गए थे उसमें। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को दिया था। इसमें कुछ टर्म्स मैंने क्लियर किए थे, जैसे कांस्टेंट मैंने बता दिया था कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था आप लोगों को। बाकी और बहुत कुछ इस चैप्टर में रह गई है इंट्रोडक्शन में। अगर इस सारे टॉपिक्स को आप एक एक करके अगर जान लो तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर हो सकता है, ये थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप इसमें सारे टॉपिक मैंने करीब करीब कवर कर लिया है। इन सब चीज़ों को अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपका 9th और 10th में पॉलिनोमियल का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये बताऊँगा आपको कि पूरी वीडियो को बिना स्किप किए बढ़िया से देख लेना, आपका चैप्टर जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। कल मैंने पॉलिनोमियल तक बता दिया था, डिग्री तक बता दिया था। डिग्री क्या होता है, डिग्री मीन्स पावर। यहाँ पर मैं आज बात करूँगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। तो पॉलिनोमियल का अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो अलग अलग बेसिस पर होता है। अलग अलग बेसिस का मतलब क्या हो गया कि आप डिग्री के बेसिस पर अलग से आप कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, डिग्री अगर 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 4 है, मीन्स किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल के अगर पावर्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं तो उसका अलग नाम हो जाता है। ठीक है, अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद टर्म्स के बेसिस पर, अगर टर्म्स है, सपोज कर लो किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है, किसी में 2 टर्म है, किसी में 3 टर्म है, किसी में 4 टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से अगर टर्म्स अलग अलग हैं तो उसके क्लासिफिकेशन का नाम अलग अलग हो जाता है। उस पॉलिनोमियल को अलग नाम से क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, कभी आपने देखा होगा कोई ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक ही वेरिएबल होते हैं, यानी सिर्फ आपको एक्स दिखेगा, एक ही वेरिएबल दिखेंगे। किसी में आप ऐसा पॉलिनोमियल देखोगे जिसमें आपका 2 दिखेगा वेरिएबल्स, यानी एक्स और वाई दिखेगा। कोई ऐसा पॉलिनोमियल्स आपको दिखेंगे जिसमें आपको 3 वेरिएबल्स दिखेंगे, एक्स वाई जेड तीनों दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, पॉलिनोमियल्स के हम क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो 3 बेसिस पर होता है। एक तो डिग्री के बेसिस पर हो गया, तो सबसे पहले हम डिग्री के बेसिस पर बात करेंगे। तो डिग्री के बेसिस पर क्या होता है, सपोज कर लो कि मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, एक ऐसा पॉलिनोमियल लिख लें जिसकी डिग्री 1 है। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x + 1, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है। अब इसमें देखो आप डिग्री कितने हैं इसके। ठीक है, यहाँ मैं डिग्री लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैं यहाँ पर डिग्री के बेस पर क्लासीफाई कर रहा हूँ पॉलिनोमियल्स का। इसमें अगर आप देखो डिग्री मतलब क्या, मैंने बताया था पावर्स। अब इसमें देखो x पर तो कोई पावर है नहीं, मैंने बताया था जब कोई पावर नहीं तो उसको आप मान लो 1। ठीक है, इस पर आप 1 पावर मान सकते हो। तो इसमें डिग्री क्या हो गया, हमारा डिग्री हो गया 1 हो गया डिग्री। ठीक है, एक और अगर हम दूसरा पॉलिनोमियल अगर हम लिखें, सपोज कर लो मैंने यहाँ लिख लिया 3x² + 2x, एक पॉलिनोमियल मैंने ये लिख लिया। मैंने बताया था डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। अब देखो यहाँ पर x पर पावर 1 है, यहाँ x पर पावर 2 है। तो ये नहीं कि आप इन दोनों को ऐड कर लो या कन्फ्यूजन रहो कि इस पर भी पावर है, इस पर भी पावर है, तो हम किसको ले, तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री मानते हैं। तो इसमें अगर आप डिग्री देखो तो डिग्री हो गया 2। ठीक है, तीसरा अगर हम ले, सपोज कर लो मैंने यहाँ पर लिखा 4x³ + 3x + 1। अब इस पॉलिनोमियल में आप देखो इसमें हमारा डिग्री कितना है, इसमें डिग्री है हमारा 3। ठीक है, इसके बाद सपोज कर लो मैं एक और बता रहा हूँ, जैसे ये 5x⁴ लिखा, फिर 3x² लिखा +4 लिखा। ठीक है, अब इसमें देखो आपका डिग्री कितना है, 4 डिग्री है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा पॉलिनोमियल भी आपको दिख जाएगा जिसमें कोई वेरिएबल्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो उसको भी बुलाया था, उसको बुलाया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलता है। सबसे पहले हम 1 डिग्री वाले की बात करेंगे। ठीक है, जब 1 डिग्री होता है तो उसको बोला जाता है लीनियर। 1 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, लीनियर बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, लीनियर। जब 2 डिग्री होता है तो दो वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर आपको कभी भी किसी पॉलिनोमियल में पावर 2 दिख जाए तो समझ लो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर आपको पावर 3 दिख जाए तो 3 में क्या हो जाता है, क्यूबिक। 3 वाले को क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मैं पॉलिनोमियल यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। जब आपको पावर यानी डिग्री 4 दी जाए तो 4 वाले को क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक बोला जाता है उसको। ठीक है, इसमें आपको अलग से जोड़ देना बाय, और वापस आप इसमें क्वाड्रेटिक जोड़ लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक।
ठीक है। और अगर कभी पोलिनोमियल 0 आ जाए तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाता है। एक मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर करा देता हूँ, कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या कि इसमें वेरिएबल्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो वेरिएबल्स अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, उस पर डिग्री कितने हो गए, 0 हो गए, ठीक है। तो अगर पावर 0 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इस तरह से आपको डिग्री के बेसिस पर जो पोलिनोमियल्स का है उसके क्लासिफिकेशन में नेमिंग जो है इस तरह से आती है। अगर पावर 1 है, डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री अगर 3 है तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिग्री अगर 0 है तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाता है। ये हो गया आपका डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। अगर आप चाहो इसको नोट कर लो, बहुत काम आने वाली है आपके, 9th में भी काम आएगी और 10th में भी काम आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका और अपने पास कहीं कॉपी में आप किसी जगह नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है वो टर्म्स के आधार पर उसकी क्लासिफिकेशन, उसका नेमिंग कैसे होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे बात करेंगे हम, ठीक है। कभी कभी आप पोलिनोमियल देखते हो तो किसी में 1 टर्म होता है, किसी में 2 टर्म होता है, किसी में 3 टर्म होता है, ठीक है। सपोज कर लो टर्म्स यहाँ पर मैंने एक लिखा 2x, ठीक है। अब इसमें देखो आपका टर्म कितना है, इसमें तो आपको दिख रहा होगा टर्म कितने हैं, इसके टर्म 1 है। इस पोलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं, 1 टर्म्स हैं। एक और मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 3x, इसमें अगर आप देखो तो इसमें टर्म कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर आपको डिग्री नहीं देखना है, आपको टर्म्स देखना है। टर्म्स मतलब 1 2 टर्म्स, इसमें 1 टर्म्स। एक और मैं लिखता हूँ 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें देखो टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, इसमें टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप टर्म 1 हो तो टर्म 1 वाले को क्या बोला जाता है, मोनोमियल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको मोनोमियल। मोनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक टर्म जो होता है उस एक टर्म को हम लोग बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है एक। तो अगर एक टर्म रहे तो उसको मोनोमियल बोला जाता है, जब 2 टर्म रहे तो उसको बाइनोमियल बोला जाता है, बाइनोमियल, ठीक है। अच्छा, जब 3 टर्म रहे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और अगर 3 से ज़्यादा हो, अगर कभी ऐसा पोलिनोमियल हो जो जिसमें टर्म आपको 3 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। उसको यानी ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा हो तो उसको पोलिनोमियल बोला जाता है, यानी उसको पोलिनोमियल, ठीक है। उसको आपको जैसे इसमें ट्राई मतलब 3 हो गया, बाय मतलब 2 हो गया, मोनो मतलब 1 हो गया। तो इस तरह से आपको इसके नेमिंग के अकॉर्डिंग नहीं, बस आप उसको पोलिनोमियल जान सकते हो, ठीक है। तो अगर 1 टर्म रहे तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म रहे तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म रहे ट्राइनोमियल बोलेंगे, और 3 से अगर ज़्यादा रहे तो उसको पोलिनोमियल हो जाता है। इस हिसाब से आप इनके टर्म्स के बेस पर पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन इस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका रह गया वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, वेरिएबल्स के बेसिस पर कितने तरह के हो सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लेना कि टर्म्स के बेस पर क्या नेमिंग होता है, क्या नाम होता है, क्लासीफाई कैसे करते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। कभी कभी आप ऐसा देखते हो कि कोई पोलिनोमियल होता है जिसमें आपको एक ही वेरिएबल्स दिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 1, इसमें कौन सा वेरिएबल आपको दिख रहा है, इसमें वेरिएबल आपको सिर्फ x दिख रहा है, ठीक है। वेरिएबल कौन से दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है। एक मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3y, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें x और y दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा एक पोलिनोमियल मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने ये लिख दिया 2x प्लस 4y प्लस 5z। अब इसमें आपको कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है और z भी दिख रहा है, ठीक है। तो जब कभी किसी भी पोलिनोमियल में एक वेरिएबल दिखे, ठीक है, तो बोला जाता है 1 वेरिएबल, ठीक है, यानी पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं हम, 1 वेरिएबल, ठीक है। अगर आपको 2 दिख जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, और जब 3 दिख जाए तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल इन
3 वेरिएबल्स। यानी 1 वेरिएबल, अगर किसी पोलिनोमियल में 1 वेरिएबल हो गया तो 1 वेरिएबल पोलिनोमियल हो गया। अगर आपका 2 वेरिएबल्स के हो गए तो 2 वेरिएबल पोलिनोमियल हो गया। अगर आपके 3 वेरिएबल्स दिख गए तो 3 वेरिएबल्स पोलिनोमियल हो गया। तो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग भी आपके पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन होती है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। तो इस हिसाब से आप वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग भी, वेरिएबल्स के आधार पर भी आप पोलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हो गए। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बाद आपका यहाँ पर आएगा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। एक टॉपिक है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ये आपको पूरे चैप्टर 2 में ये वैल्यू निकालने के लिए, पोलिनोमियल्स की वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। जैसे सपोज कर लो, पोलिनोमियल्स को ध्यान रखो, जब भी कभी पोलिनोमियल्स लिखे जाते हैं तो पोलिनोमियल्स को किससे डिनोट किया जाता है? पोलिनोमियल को px से डिनोट किया जाता है। ठीक है, p फॉर पोलिनोमियल हो गया। और x वेरिएबल के आपका क्या है ना, जो पोलिनोमियल्स हैं वो सब x में, यानी 1 वेरिएबल के पोलिनोमियल हैं। तो आपको सारे पोलिनोमियल x में, नहीं 1 वेरिएबल में दिखा है, इसीलिए पोलिनोमियल को px से डिनोट किया जाता है। हमारा टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? सपोज कर लो कि मैंने एक पोलिनोमियल लिखा, हमारा px जो है वो px है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पोलिनोमियल की वैल्यू कब निकालनी है? दिया हुआ रहेगा आपको एट x इक्वल टू 2, ये हमारा x का वैल्यू दिया हुआ है। ये हमारा एक पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल हो गया हमारा। इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 2। मतलब क्या कि इस पोलिनोमियल में जहाँ भी आपको x दिख रहा है उस x के जगह पर आप x की वैल्यू को पुट कर देना है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस पोलिनोमियल में देखो यहाँ x दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 2 रखना है। और पूरे पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है उस सब जगह आपको x की जगह 2 रख देना है। यहाँ x स्क्वायर है, x की जगह 2 रखा, इस पर स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की वैल्यू 2 है, यहाँ भी 2 रखा प्लस 4। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? 2, ये 2 टू द पावर 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 4, यानी ये कितना हो गया? 4 2 जा 8 प्लस 6 और 4 10, और ये आ गया आपका 18। यानी P2 की वैल्यू कितनी आ गई? P2 की वैल्यू आ गई 18। यानी इस पोलिनोमियल, जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की वैल्यू एट x इक्वल टू 2, आपका वैल्यू हो गया 18। तो इस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो अगर आपका उसका वैल्यू दिया हुआ है तो उस वैल्यू पे, जैसे सपोज कर लो कभी आपको दे दिया एट x इक्वल टू 3, आपको ऐसा निकालने के लिए दे दिया, तो आपको क्या करना है? जस्ट मैंने जहाँ जहाँ x की वैल्यू, x की जगह पर मैंने 2 रखा है, वहाँ वहाँ आपको x की जगह पर 3 रख देना है। तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो ये एक आपका टॉपिक हो गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। इसके बाद जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। इसके बाद क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी इसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है, वो भी मैं बता देता हूँ। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। सपोज कर लो एक पोलिनोमियल मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हमने एक पोलिनोमियल लिया एट x इक्वल टू हमने लिया है 3। ठीक है, एट x इक्वल टू 3। जैसे मैंने वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बताया, उसी तरह का जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है उसमें, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। याद रखना कि इससे पहले वाला जो मैंने अभी बताया था वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, इसमें हमारा वैल्यू कितना आया था? 18 आया था। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसी पोलिनोमियल में जब हम x की वैल्यू को 3 रखते हैं तो हमारा पोलिनोमियल, पहले पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है जी, x की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो x के जगह पर हमें क्या रखना है? 3 रखना है। रखते हैं यहाँ पर हम x की जगह 3, ये हमारा x है, x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है। अब ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, और ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। यानी हमने देखा कि इस पोलिनोमियल में x के जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। जब भी कभी, यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में क्या है कि किसी भी पोलिनोमियल में वो वैल्यू जिस वैल्यू को इस पोलिनोमियल में रखने के बाद आपकी पूरी वैल्यू 0 आ जाती है, उसको बोला जाता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो आपको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
वैल्यू जो पॉलिनोमियल में क्या होगा कि किसी भी एक पार्टिकुलर वैल्यू को अगर आप किसी पॉलिनोमियल में अगर आप पुट करते हो तो उसकी एक वैल्यू निकलती है जिसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि अगर किसी वैल्यू को किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप उस वैल्यू को अगर रखो और वैल्यू को रखने के बाद फाइनली अगर आपको जीरो मिलता है, इसका मतलब है कि ये x = 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। यानी क्या, x = 3 x² - 3x पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अगर आपकी इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि किसी भी वैल्यू को अगर कोई वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल में रखने के बाद अगर उसकी पूरी वैल्यू जीरो आ जाती है तो उसको बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ताकि जल्दी से आपका ये सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये 9th और 10th दोनों में बहुत काम आने वाला है। 9th में भी काम आएगा और 10th में भी काम आएगा। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, टॉपिक हमारा है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, सपोज कर लो मैं एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ x + 3x²। x पॉलिनोमियल है हमारा x + 3x² - 2। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड किससे करना है, बाय x - 1 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर आपको दो पॉलिनोमियल दिख रहा होगा। ठीक है, ये 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हैं और एक ये 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हैं। इस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से देखना है, इसमें बहुत ही इजी स्टेप में बताऊंगा। इस स्टेप को करने के बाद आप कभी भी अगर आप डिवाइड बनाओगे पॉलिनोमियल्स का तो आपको मिस्टेक होने के कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से देख लेना। ठीक है, x - 1 से आपको डिवाइड करना है x प्लस, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताया नहीं, इसमें देखो अगर इस पॉलिनोमियल में अगर आप देखो तो इस पॉलिनोमियल में क्या है, कम पावर वाले को पहले लिखा गया है और अधिक पावर वाले को बाद में लिख दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, जो आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है ना वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो इसमें देखो क्या स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, कम पावर वाले को पहले लिखा है और ज़्यादा पावर वाले को बाद में लिखा है। ठीक है, लेकिन जब भी कभी आप पॉलिनोमियल को डिवाइड अगर करो तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम पावर वाला है ना उसको पहले लिखना। देखो मैंने यहाँ 3x² को पहले लिखा और प्लस x को हमने यहाँ बाद में लिखा -2। ये चीज़ आप ध्यान कर लेना। यहाँ पर भी अगर सपोज कर लो कि क्वेश्चन में आपका यहाँ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 1, ठीक है, क्वेश्चन में आपका है 1 + x है, माइनस नहीं है ये, सॉरी x + 1 है। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है ऐसे 1 + x लिखा हुआ है, इसको मैंने सीधा करके यहाँ लिखा है x + 1। यानी हमेशा जो मैक्सिमम पावर वाला x रहे उसको आपको पहले लिखना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम रहेगा आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको यहाँ रखोगे और डिवाइड बनाना शुरू कर दिया, पक्का आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब भी कभी आप डिवाइड बनाओ, पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, तो जो मैक्सिमम पावर वाला है उसको पहले रखो, फिर उससे कम पावर वाले को उसके बाद, फिर उससे भी कम पावर वाले को उसके बाद। यहाँ देखो मैंने 2 पावर वाले को पहले रखा है, फिर 1 पावर वाला, फिर बिना पावर वाला। तो इस तरह से आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल को सही कर लेना है। अब इसका डिवाइड करने के स्टेप्स क्या है, सबसे पहले स्टेप मैं 2 स्टेप बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों स्टेप को आप बढ़िया से देख लेना, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, दोनों स्टेप को सही से देख लेना। सबसे पहले क्या करना है, इसके जो सबसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट स्टेप में जो सबसे पहला टर्म है, इस सबसे पहले वाले टर्म को आपको यहाँ रख लेना है। मैंने रख लिया है यहाँ 3x²। ठीक है, इसके बाद जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इसके पहले वाले टर्म को जस्ट इसके नीचे रख लेना है। ठीक है, ये मैंने रख लिया, सॉरी यहाँ भी x + 1 आएगा। अब लिखने के बाद इसको थोड़ा सा डिटेल कर लो आप। 3 × x 2 बार है, 2 बार हमने लिख लिया, x × x बाय यहाँ पर x है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, 3x बचेगा। यहाँ पर आया हमारा 3x। जो भी आपका आया, जो डिवाइड करके हमारा जो क्वोटेंट आता है वो क्वोटेंट हम यहाँ रख रहे हैं, तो ये हमारा आ गया 3x। ये हमने यहाँ पर 3x रख लिया, हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो भी हमारा यहाँ टर्म्स आया उसको लिखा और जिससे आपको डिवाइड करना है इस टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। x + 1 के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3x² आएगा प्लस
3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3x आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पर आपको पुट कर लेना है इस वैल्यू को, 3x² प्लस 3x। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये 2 स्टेप हैं, इस 2 स्टेप को अगर आप समझ गए तो आप पूरा डिवीजन आसानी से बना सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है, जैसे सपोज कर लो 5 से मैंने यहाँ 27 में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आप देखो जब यहाँ डिवाइड करोगे 5 5 जा 25 आया। 25 के बाद क्या है यहाँ पर हम ऐसे करके क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर माइनस करते हैं। मतलब क्या कि नीचे वाले टर्म्स के हम साइन को चेंज करते हैं। इसी तरीके से जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जब आपने इसको रखा तो इसके साइंस को आपको चेंज कर लेना। अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर लेना है, और माइनस रहे तो प्लस कर देना है। ये दोनों के दोनों टर्म हमारे प्लस में है, तो ये दोनों का दोनों आ जाएगा माइनस में। अब ये देखो यहाँ पर रखने के बाद आप ये भी देख लेना कि ये टर्म्स और ये टर्म्स आपके इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि आपने जो ये दोनों स्टेप किया है वो दोनों स्टेप आपका सही है। अगर ये दोनों टर्म्स अगर सेम नहीं आए, इसका मतलब है कि दोनों स्टेप में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है। तो आप ये भी देख लेना, आप दोनों स्टेप करने के बाद आप इसको चेक कर सकते हो। हमारा ये दोनों टर्म्स सेम है, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देखो दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये 3x है, ये x है, लाइक टर्म्स हो गया। अब 3x में से x जगह क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा माइनस वाला ग्रेटर है तो पीछे माइनस का चिन्ह आएगा। नेक्स्ट टर्म हम यहाँ से 2 को नीचे लाएंगे, यहाँ आ गया हमारा -2। वापस हमारा जो स्टेप है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, वापस इसको हम रिपीट करेंगे। स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले टर्म को ऊपर लिखते हैं। तो हमारा -2x है, इसको हमने ऊपर लिख लिया। इसके जो फर्स्ट टर्म है x, इसको हमें नीचे रखना है, ये हमने रख लिया है x। ये x और x कैंसिल हो गया, हमारा कितना आया, यहाँ पर आया -2। अब इस -2 को क्या करना है, यहाँ पर -2 को रख लेना है आपको। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, जो भी हमारा टर्म्स यहाँ आता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, x + 1 के साथ। ये हम x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा -2x। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये -2 आएगा। ये हमारा आ गया -2x - 2। ठीक है, ये हमारा आ गया -2x - 2। ठीक है, वापस मैंने बताया कि जब भी आप करो तो इसके साइन अल्टरनेट हो जाते हैं, जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे इसमें प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, वैसे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो ये दोनों के दोनों टर्म्स सेम है, लेकिन साइन इनके डिफरेंट है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। ये देखो ये माइनस में है और ये प्लस में। आप इस वाले साइन को मत देखना, ऊपर वाले साइन को मत देखना, जो आपने नया साइन लिखा है ये साइन इसका होता है। तो ये कैंसिल हो गया, हमारा फाइनली रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने x + 1 से x + 3x² - 2 को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद हमारा फाइनली रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो रिमाइंडर को किससे, मैंने ये चीज़ बताया नहीं, जो आपका पोलिनोमियल है मैंने पहले बता देता है, पोलिनोमियल को हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें आप डिवाइड, जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, जैसे x + 1 से आप डिवाइड कर रहे हो तो इस x + 1 को बोला जाता है gx। ठीक है, क्या बोला जाता है, gx बोला जाता है। इसके बाद जो आपका क्वोटेंट आया, इस क्वोटेंट को बोला जाता है qx। क्या बोलते हैं, qx बोलते हैं। तो हमारा qx कितना आया, 3x - 2 आया। और जो रिमाइंडर आपका आया, रिमाइंडर को बोला जाता है rx, ये आपका rx आ गया 0। तो इस हिसाब से एक पोलिनोमियल में जब दूसरे पोलिनोमियल से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा qx आया 3x - 2 और रिमाइंडर आया 0। तो इस तरह से हमने इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया है। अब इसको करने के बाद जो रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला, उस रिमाइंडर निकालने का एक फार्मूला और है जिसको रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं स्टेप्स को, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपका कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही ज़रूरी है, इसको जानना। क्या है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या है इसको जान लो आप बढ़िया से। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है, इसको छोड़ दिया है। देखो आपका पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल हमारा x + 3x², इसको सीधा करके हम लिख लेते हैं। हमारा ये पोलिनोमियल है 3x² + x - 2। ठीक है, आपको ये हमारा px दिया हुआ है, ये px है हमारा। ठीक है, ये हमारा px है। और जिससे डिवाइड करना है उस डिवाइड वाले को क्या दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ है। ठीक है, gx हमारा कितना है, gx है x + 1। अभी हमने क्या किया, x + 1 से इसमें डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आया फाइनली
0। यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूँगा, उसी को रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है। तो कैसे करेंगे, ये जो आपका x+1 दिया हुआ है, x+1 इक्वल टू रखना है 0, x इक्वल टू 1 को उधर लेकर जाना है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब जो भी आपका पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में क्या करना है आपको, जहाँ भी x है x की जगह पे रख देना है -1। यहाँ पर हम रखते हैं p-1, ये मैंने वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में बताया था कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इसी तरीके से निकालते हैं। तो ये 3 रखा हमने, यहाँ पर हमारा x की वैल्यू कितना -1 है, ये -1 का स्क्वायर प्लस x है, x की वैल्यू कितनी है -1, हमने रख दिया यहाँ पर -1, और ये यहाँ पर कितना आ गया -2। ठीक है, अब वापस इसको आप मल्टीप्लाई करो, 3 -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, ये ऑलरेडी -2 है। अब इसको जब आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3 -1 -2, अब ये आ गया 3 -3, ये देखो आपका फाइनली ये आ गया 0, यानी यहाँ पर हमने रिमाइंडर निकाला 0। ठीक है, तो जब भी कभी रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर निकालने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पोलिनोमियल में डिवाइड करके ही रिमाइंडर निकालो, आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोला गया है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होगा कि जिस पोलिनोमियल में आपको डिवाइड करना है, जिस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, यानी gx से हमने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू को px में रखने के बाद जो फाइनली आपका वैल्यू आता है वो 0 आ जाता है। अब यहाँ पर ये 0 इसलिए आया है क्योंकि ये x इक्वल टू -1 जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज भी है। जीरोज मैंने वो बताया था कि जीरोज वो वैल्यू होती है जिसको पोलिनोमियल में रखने के बाद पूरी वैल्यू 0 आ जाती है, उसको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम और ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। उम्मीद है आपको सारी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं किसी भी जगह अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं अलग से डिटेल में खूब बढ़िया से समझा दूंगा। मेरी ये जिम्मेवारी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में जो भी आपका कन्फ्यूजन रहे, जो भी डाउट रहे, उस डाउट्स के कमेंट्स करो आप। कमेंट करने के बाद मैं उस डाउट्स को 100% आपको क्लियर करके दूंगा। ठीक है।